हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एडोबिस एकेडमी। आज हम लोग बहुत ही एक गहरे मुद्दे पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारी इंडियन सोसाइटी किस गड्ढे में जा रही है और हम लोग अनदेखा कर रहे हैं उस गहरी प्रॉब्लम को। ठीक है, हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है बुल्ली बाई। इमेजिन करिए, अगर आप लोग, हम सभी लोग फेसबुक ओपन कर रहे हैं, फेसबुक के पेजेस स्क्रॉल करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम लोग ऑनलाइन भी देखते हैं। इमेजिन करें कि कभी ऐसा हो रहा है कि हम लोग फेसबुक के पेजेस स्क्रॉल कर रहे हों और वहाँ पे हम लोग की माताएं, हमारी बहनों की इमेजेस दिखें और ये लिखा जाए कि दीज वीमेन आर ऑन सेल। सोचिए वो पढ़ के हमको किस तरह का एहसास होगा। ये सोचने में बहुत ही एक अनइमेजिनेबल चीज़ लग रही है, लेकिन दुखद बात ये है कि एक्चुअल में ये चीज़ हमारी इंडियन सोसाइटी में चल रही है। ये जो बुल्ली बाई का केस है, ये सेम यही केस है। ठीक, इसमें हुआ क्या है, इसमें कुछ बहुत ही यंग बच्चे, 21 साल, 19 साल, 18 साल, 22 साल के यंग लड़के लड़कियां, इन्होंने क्या किया कि कुछ मुस्लिम महिलाओं, वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ भी थीं, उसमें कुछ कॉमन महिलाएं भी थीं, लेकिन मेन जो चीज़ थी, ये सारी महिलाएं मुस्लिम महिलाएं थीं। और इन महिलाओं को इन छोटे छोटे बच्चों ने ऑनलाइन सेल पे लगा दिया। क्या तरीका क्या रहा, इन लोगों ने एक बुल्ली बाई ऐप बनाया और गिटहब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इन्होंने ऐप बनाकर इन महिलाओं को पता भी नहीं था कि इनका चेहरे का यूज़ करके इनको सेल पे लगाया जा रहा है। इन सभी को के पोस्टर्स इन्होंने अपलोड किए और उनको सेल पे लगा दिया। इनके नाम क्या थे देखेंगे, श्वेता सिंह हैं, 19 साल की लड़की हैं, विशाल कुमार झा 21 साल के लड़के हैं। इस पूरे बुल्ली बाई ऐप के जो मास्टरमाइंड, सो कॉल्ड मास्टरमाइंड, अभी पुलिस इंट्रोगेशन चल रहा है, उसके सो कॉल्ड मास्टरमाइंड आ रहे हैं विशाल कुमार झा 21 साल के हैं, और बाकी मेंबर्स कौन से हैं, मयंक रावल हैं और नीरज बिश्नोई हैं। सेम बुल्ली बाई ऐप की तरह, केस की तरह, एक और दिल्ली पुलिस ने एक और सेम चीज़ अनर्थ की थी, दैट इज़ सुल्ली डील्स। इसमें ओमकेश्वर ठाकुर इन्वॉल्व हैं। दिल्ली पुलिस ने इनको पकड़ लिया है, अभी इंटरोगेशन फेज में चल रहे हैं। लेकिन ध्यान करने की बात समझिएगा, ही इज़ अ वेब डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन। सब एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन सब लोग कर क्या रहे हैं, सब लोग एक जो हमारी माताएं और बहनें हैं, उनको एक मटेरियलिस्टिक करके, मटेरियलिज्म में घुस के उनको सेल पे लगा रखा है। दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। एक क्या हो रहा है कि उन महिलाओं को एज ए मटेरियल देखा जा रहा है, और दूसरा क्या है, टारगेटेड मुस्लिम महिलाओं पर ये पूरा का पूरा ऐप फोकस था। इस पूरे डिस्कशन में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ऐसे कौन से फोर्सेस हैं, क्या हुआ, इनके पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, जिनके थ्रू ये सारे जो यूथ हैं ये मोटिवेट हुए, ये घृणा करने वाले काम करने के लिए प्रेरित कैसे हुए। साथ साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इंडियन लॉ में ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो इन सारे जो एक्ट होते हैं उनको डील कर सकें। लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों को इन सब जो काम हो रहे हैं, जो रेडिकलाइज्ड यूथ हो चुके हैं, उनको बचाने के लिए, गलत रास्ते में भटकने से रोकने के लिए हम लोगों के कौन कौन से प्रयास होने चाहिए। ठीक है, हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जब ये नीरज बिश्नोई गिरफ्तार किए गए, तो फिर उनसे इंटरोगेशन में ये पता लगा गया कि इनको ये आदत थी कि वो बचपन से ही, 15 साल से ही उन्होंने हैकिंग करना शुरू कर दिया था, और वेरियस वेबसाइट्स, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट, उनको वो डिफेम करना शुरू कर दिया था।
इससे हमको समझ में क्या आता है कि ये जो एडोलेसेंस वाली एज होती है, जहाँ पे बच्चे का दिमाग बहुत ही एकदम सही से परिपक्व नहीं होता है, हाँ, सही से डेवलप नहीं होता है, वहाँ पे सोसाइटी का और पेरेंट्स का, एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है ताकि वो एक सही रास्ते पे जा सके। इस बच्चे ने एक जापानीज़ कार्टून कैरेक्टर है जियू, हाँ, ये इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। इनके काफ़ी सारे ट्विटर हैंडल जैसे कि @GU 2002, @GU 007, @GU 84, वेरियस @GU 94, @GU 44, इन्होंने इन सब का यूज़ किया। इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये बच्चा अंदर से तो इनोसेंट है, लेकिन जो हम लोग सोसाइटी में जो ऐसी मानसिकताएं चल रही हैं कि सोसाइटी को वर्गों में विभाजित किया जा रहा है, ये इनोसेंट बच्चा उन वर्गों में फंस गया था। ठीक है, तो हम लोगों को सारी चीज़ें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेरेंटिंग, ड्यूरिंग टाइम ऑफ एजुकेशन, सारी चीज़ें हमें देखनी है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग मेन फोकस हम लोगों का डिस्कशन का ये रहेगा कि हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनके थ्रू हम लोग जो ये गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं उनको कैसे कैसे रोका जाता है, वो थोड़ा सा हम लोग लीगल डिस्कशन को देखते हैं। हमारा आईपीसी, इंडियन पिनल कोड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसमें वेरियस प्रोविजंस हैं जिनके थ्रू ये जो गैर कानूनी कार्य होते हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि सेक्शन 153A जो इंडियन पिनल कोड का है, वो ये कहता है कि कोई भी जो ऑफेंस होता है जो प्रमोट करता है एनिमिटी, मतलब दुश्मनी, कोई भी ऑफेंस होता है प्रमोटिंग द एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एट्सेट्रा, कोई भी धर्म हो, समुदाय हो, उनके बीच में जब कोई दुश्मनी पैदा कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी हार्मनी को नुकसान होता है, तो फिर इस सेक्शन के अंडर ये अधिकार होता है कि उस इंडिविजुअल ग्रुप को पनिशमेंट मिल सके। सेम सेक्शन 153(8) है, इट रिलेट्स टू इम्प्यूटेशन एसोसिएशन प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। अगर हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता को अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है तो उसको रोकने के लिए सेक्शन 153B काम आता है। आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन 295A, इट pertains to punishment for deliberate and malicious act intended to outrage religious feelings। अगर कोई जानबूझ के कोई रिलीजियस फीलिंग को भड़काने की कोशिश कर रहा है तो उसको डील करने के लिए कौन सा है हमारा सेक्शन 295A। ठीक है, ये सेक्शंस ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक हम लोगों को एग्ज़ाम पर्पस के लिए ही देखना होता है, नहीं, एक आम जानकारी के लिए भी सेक्शंस हमको पता होने चाहिए ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो एक हम लोग एक एजुकेटेड माइंड की तरह हम लोग इनका यूज़ कर सकें। सेक्शन 354D, it provides that any man who monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication with malient commits the offense of stalking। ठीक है, मतलब क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल है, मेल मेंबर है, किसी फीमेल काउंटर पार्ट को ऑनलाइन स्टॉक करता है तो उस स्फेयर में सेक्शन 354D काम करता है। इसमें अगर कोई इंडिविजुअल को ये साबित हो जाता है कि वो इसके अंडर उसने कुछ गैर कानूनी काम किए हैं तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, कहाँ तक का, अप टू 5 years ऑफ उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। अगर दोबारा किया गया तो ये पनिशमेंट और बढ़ सकता है। आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन 500 क्या कहता है, इट डिफाइंस द पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, मतलब अगर आपने किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होता है, वो सेक्शन 500 बोलता है। सेक्शन 509 क्या बोलता है, सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी वो क्या कहता है कि कोई भी वर्ड, कोई भी जेस्चर, कोई भी एक्ट आपके थ्रू अगर आप किसी वीमेन की मॉडेस्टी
पर हमला करते हैं तो उससे रिलेटेड कौन सा है, सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी। ठीक है, साथ साथ में आईपीसी के साथ साथ में हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें भी प्रोविज़न है सेक्शन 66E। इस सेक्शन के थ्रू भी हम लोग अगर कोई वीमेन की या फिर मैन की प्राइवेसी का वॉल्यूशन होता है तो ये सेक्शन 66E काम में आता है। सेक्शन 66E के साथ साथ में आईपीसी के सेक्शन 354A, सेक्शन 354B, सेक्शन 354D, सेक्शन 354C, इन सब का यूज़ करते हुए हम लोग ऑनलाइन विमेन की मॉडेस्टी पर हमला होने से रोक सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट ये कहता है कि अगर ऑनलाइन कोई ऑब्सीन मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है तो उससे रिलेटेड अगर कोई इंडिविजुअल पहली बार पकड़ा जाता है तो उसको 3 साल की जेल हो सकती है और 5 लाख का उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर सब्सिक्वेंटली वो पकड़ा जाता है तो उसको 5 साल की जेल हो सकती है और 10 लाख का जुर्माना तक उसको भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो सारे रहे हम लोगों के लीगल प्रोविजंस जो किसी इंडिविजुअल को रोकते हैं किसी मेल या फीमेल की मॉडेस्टी को पर हमला करने से। अब मेन बात क्या आती है कि हमला हो कहाँ रहा है। हमला हो रहा है प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके। कौन से प्लेटफॉर्म? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि ट्विटर हो गया है, ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया है, एट्सेट्रा, इंस्टाग्राम, वेरियस अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऑनलाइन इन ऑब्सीन मटेरियल्स का जो शेयरिंग हो रही है उनको उस पर रोकथाम लगाई जाए। इसको गौर में रखते हुए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक गाइडलाइन पास की है। उस गाइडलाइन का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इस गाइडलाइन के अंदर ये बोला गया है कि जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा, इन सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनका प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है और कोई ऑब्सीन मटेरियल्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, या फिर किसी इंडिविजुअल महिला या फिर आदमी या बच्चे की मॉडेस्टी पर हमला हो रहा है, तो ये इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बनती है कि उसको ब्लॉक किया जाए, कंसर्न अथॉरिटी को वो रिपोर्ट करें और वो जो भी मटेरियल उनके थ्रू शेयर हो रहा है उसका वो कच्चा चिट्ठा रखें और ज़रूरत पड़ने पर वो कंसर्न अथॉरिटी को वो शेयर भी करें। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं देन दे आर लायबल फॉर पनिशमेंट। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने बात की कि लीगल प्रोविजंस क्या हैं इंडिविजुअल से रिलेटेड, हमने ये बात की प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंडिविजुअल प्रोविजंस क्या हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि हाल ही के सालों में बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन हो रहा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जो नए बच्चे हैं उनके हाथों में पहुंच जा रही है। ठीक, बात समझने की कोशिश करिएगा। टेक्नोलॉजी रेडिकलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, मतलब क्या हो रहा है कि हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम फैमिली वैल्यू, सोसाइटल वैल्यू, हमारी सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के नज़र में रखते हुए काफ़ी बार सोसाइटी को बांट दिया जाता है। बांटते कौन है? हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हम लोगों को वेरियस ग्रुप्स में बांट देते हैं ताकि एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के थ्रू इलेक्शंस जीता जा सके। साथ साथ में हमारी हाल ही में इकोनॉमी
इकोनॉमी पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। जब भी इकोनॉमी गिरती है तो इस तरह की मानसिकताएं जो हमारे समाज को बांटती हैं वो उभर कर और ऊपर आती हैं। तो इकोनॉमी हमारी गिरी है, सोसाइटी में जो एक एकजुटता की जो भावनाएं हैं वो उनको जानबूझ के कम किया जा रहा है वेरियस अदर पर्पसेस के लिए। और हमारी जो फैमिली में जो जॉइंट सिस्टम है वो टूटता जा रहा है। इन सब की वजह से हमारा जो यूथ है वो अपने आप को एक अलग थलग महसूस कर रहा है। उसको हमारे जो यूथ है उसके पास क्या हो रही है, आइडेंटिटी क्राइसिस। उसकी अपनी पहचान उसको नहीं मिल पा रही है। क्योंकि उसके पास नौकरी करने के लिए जॉब नहीं है उसके पास, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, हाँ। और ये जो घृणा की भावनाएं हैं वो इसके ऊपर और हावी होती चली जा रही हैं। तो इस पूरे चक्कर में वो हमारा एक इंडिविजुअल जो यूथ है वो आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही है। तो वो आइडेंटिटी ढूंढता कहाँ पर है, वो आइडेंटिटी वो अपनी वो ऑनलाइन में ढूंढता है। ऑनलाइन में टेक्नोलॉजी का रोल आता है। पहले क्या होता था, इंडिविजुअल फ़ोन होते थे, इतना कोई टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग अपनी नई आइडेंटिटी को सर्च करते हैं, ठीक है। और जो हमारी जो दुखद भावनाएं हैं, जैसे समझ लीजिए मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, उसका गुस्सा है मुझ पे, तो वो मैं गुस्सा किसी महिला पे उतारता हूँ, वो गुस्सा मैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे उतारता हूँ। और उस महिला पे या फिर उस कम्युनिटी पर गुस्सा उतारने के लिए प्रेरित कौन करता है, टेक्नोलॉजी पर बैठे, उस टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर बैठे जो एक संकुल, जो एक छोटी मानसिकता वाले कुछ लोग होते हैं जो अपना एक पर्पस सॉल्व करना होता है। उस मानसिकता को पूरा करने के लिए ये जो इनोसेंट यूथ हैं उनको भटकाया जाता है, ठीक है। जिस वजह से उनको लगता है कि मुझे एक आइडेंटिटी प्राप्त हो गई है, लेकिन एक्चुअल में वो कोई आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ एक फॉल्स आइडेंटिटी है। इस केस में भी क्या हुआ है, इस केस में बुल्ली पाई केस में क्या हुआ है, नए नए बच्चे 19 साल 21 साल 22 साल के बच्चे हैं, वो बीटेक कर रहे हैं, कोई वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये समझाया गया कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं और अगर आपको गुस्सा है तो अपना गुस्सा निकालिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कौन सी आ गई, मुस्लिम कम्युनिटी हो गई। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इस बार मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन ये कम्युनिटी कोई भी हो सकती है। ये एससीज में भी कोई भी हो सकते हैं, निचली जाति भी हो सकती है, कोई जनजाति भी हो सकती है। महिलाएं एक विशेष वर्ग की हैं, महिलाएं इन जनरल भी हो सकती हैं, आगे जाके यही बच्चे भी हो सकते हैं। तो अपना गुस्सा निकालने के लिए इनको प्रेरित किया जाता है। हालांकि ये सब इनोसेंट यूथ हैं जो एक जॉब सर्च कर रहे हैं, सिर्फ एक आइडेंटिटी प्राप्त करने के लिए ये ऑनलाइन इन हरकतों में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हुआ क्या है कि सॉरी, ठीक है। एक्चुअल में अब हम लोग फेसबुक से आगे, डिजिटल वर्ल्ड से आगे हम लोग बहुत ही जल्द एक नए यूनिवर्स में एंटर करने वाले हैं, दैट इज मेटावर्स। जो डिजिटल यूनिवर्स हम लोगों के सामने दिख रहा है उससे बहुत मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा एडिक्शन हमारा मेटावर्स में है। इसमें जितना हमको एक्साइटमेंट मिलेगा, जितना हमको थ्रिल मिलेगा, उससे ज़्यादा ये हार्मफुल है, उससे ज़्यादा ये टॉक्सिक है। आपने सुना होगा फेसबुक ने अपना एक नया एक पेरेंट कंपनी लॉन्च की है, मेटा। तो वो हमारे पूरे वर्ल्ड को उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है। इस मेटावर्स में काजिम रिजवी हैं, ही इज़ अ डिजिटल पॉलिसी एक्सपर्ट एंड फॉरेन डायरेक्टर ऑफ द डायलॉग। इनका कहना क्या है कि मेटावर्स में
रेडिकलाइजेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, हरासमेंट एंड वेरियस अदर ऑनलाइन क्राइम्स ये मल्टीपल टाइम्स बढ़ने जा रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा प्राइवेसी लॉ की एकदम अर्जेंट नीड है। जो ये मेटावर्स आने वाला है ये हमारी सोशल मीडिया से मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा इंगेजिंग होने वाला है और हमारी प्राइवेसी में ये और ज़्यादा अंदर इन्फ्रिंज करने वाला है। मतलब हमारी प्राइवेसी नाम की रहेगी, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वी आर ओपन टू द वर्ल्ड, ओपन टू द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ हरासमेंट, ठीक है, ओपन टू द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कि कोई भी आए और मुझे टारगेट कर सकता है। मैं वनरेबल हूँ, मतलब क्या है, मैं चाइल्ड हूँ, मैं वनरेबल हूँ, मैं एक वीमेन हूँ, मतलब मैं वनरेबल हूँ, मैं कोई एक साइलेंट कम्युनिटी हूँ तो मैं वनरेबल हूँ। और ये वनरेबिलिटी मेटावर्स में और ज़्यादा बढ़ने जा रही है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये काल्पनिक चीज़ है, ठीक है। इसका एक बहुत ही एक ज्वलनशील एग्जाम्पल है, एक गेम है हॉरिजन वर्ल्ड। इसमें एक फीमेल गेमर थी, तो वो उन्होंने क्या रिपोर्ट किया क्या कि जब वो ऑनलाइन प्ले कर रही थी तो कोई आए और उन्होंने कोई इंडिविजुअल आया ऑनलाइन और उसने उस ऑनलाइन महिला को जो गेम खेल रही थी कैरेक्टर में उनको छेड़खानी की। तो जब उन्होंने अपने हैंडलर को ये शिकायत की, जो ये गेम को हैंडल कर रहे थे, कि मुझे ऑनलाइन छेड़खानी की गई, तो उनसे क्या बोला गया कि आपने अपना सेफ जोन एक्टिवेट नहीं कर रखा था। मतलब समझिएगा कि किस तरीके से महिलाएं अब ऑनलाइन भी सेफ बिल्कुल नहीं है। तो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी लॉ चाहिए, हम लोगों को ये, हम लोग जा रहे हैं मेटावर्स में, लेकिन इसकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है। ऑलरेडी डिजिटल यूनिवर्स में जितने भी ऑनलाइन क्राइम्स हो रहे हैं उनको ट्रैक करना वैसे ही बहुत मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन मेटावर्स के साथ साथ जैसे ही मेटावर्स के फेस में हम लोग एंटर कर रहे हैं, ये ऑनलाइन ट्रैकिंग बहुत ही और मुश्किल होने वाली है, ठीक है। इसमें मैंने जो जैसे बोला, ऑनलाइन हैरेसमेंट और बढ़ेगा। कम्युनिटीज़ का, वनरेबल कम्युनिटीज़ में कौन आ सकते हैं, वीमेन आएंगी, चाइल्ड आ सकते हैं, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं उनका हैरेसमेंट और बढ़ने जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बुल्ली बाई ऐप का जो जो हम लोगों ने जिसे इससे हम लोग क्या समझे कि हमारा जो यूथ है वो रेडिकलाइज्ड हो रहा है, वो एक मेन पाथ से भटक रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो बहुत पहले दे के चले गए हैं। हमें बस एक पैराग्राफ पे हमें फोकस करना है। सारा सॉल्यूशन हम लोगों का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और पूरी टीम वो पहले ही दे के चली गई है। उन्होंने हमारे जो भारत का संविधान है उसके प्रियम्बल में क्या लिखा है कि हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, ध्यान करिएगा, वी, इस पे गौर करिए। यहाँ पे उन्होंने पूरे देश के जनता को उन्होंने एक बोला है, ना ही किसी कम्युनिटी में बांटने की कोशिश नहीं की है, जो आजकल के कुछ एक संकीर्ण मानसिकता वाले लीडर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार फोकस करना है कि हम लोगों को अपना एक वर्ल्ड व्यू लेना है। क्या है कि अवर होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली। जो हमारा होता है वसुंधरम कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा घर है। ये वाली भावना होगी तो हम लोग रेडिकलाइज्ड, हमारा जो यूथ है वो रेडिकलाइज्ड नहीं होगा, ठीक है। और ये जो भावना है, ये एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, मुझे अपने फेलो बच्चे, कंपेनियन को बार बार बतानी है कि हम सब एक हैं,
ठीक है। साथ साथ में हम लोगों को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सभी भावनाओं पर फोकस करना है। इसके अंदर ये बोला गया है कि हमें ये देखना है कि सभी को न्याय मिले। सोचिए न्याय कब मिलेगा? क्या एक रेडिकलाइज्ड यूथ, एक रेडिकलाइज्ड मानसिकता वाला इंडिविजुअल क्या किसी के साथ न्याय कर सकता है? नहीं कर सकता है। या अगर पढ़ाई के दौरान हम लोगों ने उस बच्चे को ये समझाया कि हमें सबके साथ में न्याय करना है, तो वो कभी भी रेडिकलाइज वाले बात पर कभी भटकेगा नहीं। हमें उसको समझाना है कि हमें वो खुद भी लिबरल हो, लिबर्टी आए उसके अंदर, मतलब क्या है, उसको एक खुले सोच का वो इंडिविजुअल बने और बाकी सामने वाले लोगों को भी वो खुली सोच का इंडिविजुअल बनने में वो सहायता दे। ठीक है। सभी के साथ में इक्वलिटी का व्यवहार करे। सभी के साथ में फ्रेटर्निटी मतलब क्या है? भाईचारे का एक भावना होनी चाहिए, एक हमारे पास यूनिटी होनी चाहिए। हमारे देश में इंटीग्रिटी की, देश के प्रति हमारी एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में जब हम लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम प्लस हमारे फैमिली में जब ये सारी शिक्षाएं दी जाएंगी, तो हम लोग इस जो रेडिकलाइज्ड यूथ जो जिस रास्ते पे जा रहा है उससे हम उसको बचा सकते हैं और हमारा फ्यूचर जो है वो एक गंदे रास्ते में जाने से बच सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए मैंने आपसे वही कहा कि पेरेंटिंग और सोसाइटी को बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा ताकि वो एक इंडिविजुअल जो है, जो एक नए बच्चे जो बढ़ रहे हैं उनके साथ में इन्वॉल्व होए, उनकी एजुकेशन में इन्वॉल्व हुए। क्योंकि अगर एज अ पेरेंट मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ, एज अ सोसाइटी मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो एक बहुत दूर बैठा कोई एक इंडिविजुअल जो एक पर्पस को लेकर मेरे यूथ को भटकाने की कोशिश कर रहा है वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में कुछ रोल मॉडल्स बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एज अ टीचर स्कूल में रोल मॉडल्स होने चाहिए। पेरेंट्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को रोल मॉडल्स की तरह उभरना चाहिए ताकि वो उनको, हमारे जो यूथ हैं उनको सही से रास्ता बता सकें। लेकिन साथ साथ में हम लोगों के जो लीगल सिस्टम है उसको भी मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि कोई भी ऐसे गैर कानूनी जो हरकतें होएं उनको तुरंत ही वहीं का वहीं रोका जाए। उसके जो इसको स्प्रेड को भी रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। हम एक जो चीज़ है, हम लोग अपनी इन सारे सिनेरियो में साइकोलॉजी को, जो एक इंडिविजुअल की जो मानसिकता है उस पर गौर करना भूल जाते हैं। हम लोग सिर्फ क्राइम पे फोकस करते हैं। उस इंडिविजुअल की मानसिकता पर भी फोकस करना है कि उसने वो काम किया क्यों। ठीक है। जैसे समझ लीजिए बुल्ली बाई केस, इस केस को देखते हुए दो तीन चीज़ें हम लोगों के पॉइंट आउट हम लोगों के सामने होती हैं। पहली बात क्या है कि जब नीरज बिश्नोई के कुछ दोस्त पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए, जैसे कि श्वेता, मयंक रावल, इन सबको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो हमारा जो नीरज बिश्नोई जो मेन कल्प्रिट हैं वो काफ़ी इम्पल्सिव हो गया था है, और उसने पुलिस को भटकाने की काफ़ी कोशिश की थी कि नहीं वो लोग नहीं है, मैं एज अ नीरज बिश्नोई मैं मेन कल्प्रिट हूँ, मुझे पकड़ने की कोशिश करो तो जाने। मतलब क्या है, वो इम्पल्सिव नेचर उसका दिखाई देने पड़ा। ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, बाद में हम उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक। ये तो हमने देखा ही, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही थी। हाँ, क्योंकि वो काफ़ी चुपचाप बच्चा था और वो उसका इंटरेक्शन बाहर के बच्चों से इतना नहीं था, तो उसने अपनी आइडेंटिटी कहाँ पे ढूंढने की कोशिश की? ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश की। ऑनलाइन ढूंढने में जब उसने अपनी आइडेंटिटी खोजने की कोशिश की तो उस प्रोसेस में ही बिकेम अ रेडिकलाइज्ड यूथ।
उसने उसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ धकेल दिया गया कि आप अपना गुस्सा इस कम्युनिटी पर निकालिए। ठीक है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि उसने @GU का काफ़ी यूज़ किया। GU क्या है? ये एक जापानीज़ कार्टून कैरेक्टर है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? ये बच्चा तो इनोसेंट था लेकिन हो गया क्या? रेडिकलाइज्ड। तो बच्चे की मानसिकता पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ताकि ऐसे कोई क्राइम हो ना पाए। इन सब का अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन, जो मेन सॉल्यूशन क्या है, वो हमारे लीडर्स हम लोगों को एक बार नहीं डिफरेंट लीडर्स बहुत बार बोल चुके हैं। अगर हम उनकी सिर्फ और सिर्फ कथनों पर ही विचार कर लें तो हम इन सारी प्रॉब्लम से बच जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के हम लोग सेइंग्स देखेंगे और उन पे मंथन करेंगे कि उनकी सेइंग्स को फॉलो करते हुए हम अपने समाज को कैसे एकजुट कर सकते हैं। जैसे हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने क्या बोला है? एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, तो अगर मैं घृणा का जवाब घृणा से ही दे रहा हूँ तो उसका जो अंत, जो परिणाम है वो घृणा ही है। ठीक है, तो हमें अपनी सोसाइटी में प्रेम भावनाएं, हमें अपनी सोसाइटी में इक्वालिटी, हमें अपनी सोसाइटी में जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की भावनाएं को बढ़ाना है, ना कि किसी अलग होने की भावना को नहीं बढ़ाना। ठीक है, सेम चीज़ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कही। उन्होंने क्या बोला? इफ वी आर टू हैव पीस ऑन द अर्थ, our loyalty must transcend our race, our tribe, our class and our nation. This means we must develop a world perspective. ठीक है, जो महात्मा गांधी ने बोला सेम चीज़ वो कह रहे हैं कि हमें एक संपूर्ण मानसिकता से निकलना है। हमें एक वसुंधरम कुटुंबकम मतलब कि अवर होल वर्ल्ड इज अवर होम, ये वाली भावना लेके आएंगे तभी हम एक बैलेंस यूथ को बना सकते हैं। तभी हम ऐसे बुली बाई केसेस से बचेंगे, तभी हम ऐसे सुली डील से हम लोग बच सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मदर टेरेसा ने क्या कहा? इफ वी हैव नो पीस इट्स बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन दैट वी बिलोंग टू ईच अदर। ध्यान रखिए, हाँ, अगर कोई एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी का मजाक उड़ा रही है, हाँ, इसलिए उड़ा रही है क्योंकि डाउन द लाइन हम लोग ये भूल जा रहे हैं कि डाउन द लाइन जाकर सब कम्युनिटी तो एक ही हैं, हम सब हिंदुस्तानी तो हैं। ये भावना लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये बुल्ली बाई जैसे केसेस, सुल्ली डील्स केसेस कभी नहीं आएंगे। तो आई होप दिस वाज वेरी इमोशनल टॉपिक फॉर मी। आई होप आप लोगों को इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है, एंड जो भी आप लोगों को आपके जो भी इमोशंस हों वो प्लीज़ हमारे जो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उस पर और डिस्कशन कर सकें। ठीक है, एंड आई पर्सनली होप कि आप लोग, हम सभी लोग एज अ यूथ ही अपने नेशन को एक प्रोग्रेसिव नेशन बनाएंगे। विद दिस आई कंक्लूड माई टूडेज टॉपिक। करंट अफेयर्स में मैं आप लोगों को और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स लेके हम लोग आपके सामने आएंगे और इसको हम लोग साथ में बैठ कर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।